हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में, उनके बीच के डिफरेंसेस को समझा था, उनकी डेफिनेशंस, उनके इलस्ट्रेशंस को समझा था। फिर हमने कवर किया था उनके पनिशमेंट्स को अगले वीडियो में, और पनिशमेंट्स के साथ में हमने देखा था कि डेथ पेनल्टी क्या होती है, कब दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या होते हैं उन्हें समझा था, और करंट स्टेटस क्या है डेथ पेनल्टी का इंडियन जुडिशरी के अंदर, वो भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको वहाँ पे केस लॉस को मेंशन किया था। अब आज हम देखेंगे कि पार्ट सी जो हमने शुरू किया था उसका चैप्टराइजेशन क्या है। तो चैप्टराइजेशन पार्ट सी का कुछ ऐसा होता है, 16 से लेकर 23 तक जो भी पीछे का पार्ट है वो पूरा पार्ट सी के अंदर आता है, और आपके बल्क ऑफ द क्वेश्चंस प्री मेंस इंटरव्यू कहीं से भी वो यहीं से पूछा जाता है, या फिर पार्ट ए से पार्ट बी से कम पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60% आपका जो आईपीसी का कोर्स होता है एग्जाम्स के अंदर वो यहाँ से ही आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, और इस इंपॉर्टेंट सबसे पार्ट का हमने सबसे मेजर जो टॉपिक होता है मर्डर कल्पेबल होमिसाइड वो डील कर लिया है। तो आज हम देखेंगे इनका चैप्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले होता है आपका 16 चैप्टर, उसमें होता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग बॉडी। 16 चैप्टर है, 299 से 377 तक ये रेंज करता है। अगला चैप्टर जो हमारा होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सटेंड करता है सेक्शन 378 से 462 तक करता है। उसके बाद में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट मार्क, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काउंटरफीट करेंसी वगैरह का अगर कोई प्रोविजन है, फॉर्जरी का प्रोविजन है, तो वो यहाँ आते हैं 463 से 489 ई तक। फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, तो इसमें एक ही सेक्शन है, 2 रिपील्ड है, तो ये हम देखेंगे 490 से 492 तक, हमें 491 ही पढ़ना है यहाँ पे। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज 493 से 498 तक हम देखेंगे, बाईगैमी के बारे में बता गया है कैसे ऑफेंस होती है। और 498 ए के अंदर आपको मिलता है 20 ए, नया चैप्टर ऐड हुआ था, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। तो क्रूएल्टी के बारे में हम वहाँ समझेंगे क्रूएल्टी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि डिफेमेशन क्या है, तो 499 से 502 में आपको डिफेमेशन मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ से 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस, 503 से 510 तक ये रेंज करता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अटेम्प्ट के बारे में जो 511 में मिलता है। तो ये था हमारा चैप्टराइजेशन। अब हम शुरू कर रहे हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। इसके अंदर हमने सेक्शन 299, 300, 302 और 304 जो उनके पनिशमेंट देते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के, उन्हें कवर कर लिया था। ओके, सो आज हम देखेंगे कि पार्ट सी के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है 16th चैप्टर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी, उसके अंदर भी आप कितने 8 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हो। डेट इज आप जब डायरेक्ट देखेंगे तो आपको उसमें हेडिंग्स मिलेगी, सब हेडिंग्स मिलेगी, उसके ऊपर ये सब लिखा होता है कि जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ सेक्शन है वो किस इशू से डील करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन 8 ब्लॉक्स में से कौन कौन सा है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, आज हम पढ़ेंगे भी यही, तो इसलिए मैंने इन्हें बोल्ड में मार्क किया है। 299 से 311 तक आपको ये मिलता है। फिर आप देखेंगे मिस कैरेज और अनबॉर्न चाइल्ड को कोई इंजरी पहुंचाने को अगर कोई ऑफेंस है तो वो आपको 312 से लेकर 318 तक मिलेगा। हर्ट ग्रीवियस हर्ट 319 से 338 तक। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट कहाँ से 339 से 348 तक। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 349 से 358 तक। 359 से 374 तक आपको मिलेगा किडनैपिंग और अबडक्शन। 375 और 376 में आपको मिलेगा सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप के बारे में बात की जाएगी। और लास्ट में आपको मिलेगा अननेचुरल ऑफेंसेस 377, हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में भी समझेंगे। तो ये आपके 8 ब्लॉक्स, ये इनका इंडेक्स है। और आपको ऐसे अगर आप ऐसे इन्हें मेमोराइज करेंगे, ऐसे इन्हें समझेंगे, तो आपको बाइफरकेट करने में इजी रहेगा और डिस्टिंक्ट करने में इजी रहेगा कि भाई कौन सा प्रोविजन किस चीज़ के बारे में बात करता है। सो आज हमारा पहला टॉपिक है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। तो हम शुरू करते हैं। हमने 300, 299 और उनके पनिशमेंट 302 और 304 को पहले ही समझ लिया था, तो हम 301 से लेकर 311 तक के प्रोविजंस में जो भी हमारा बचता है उसे आज कवर करेंगे। तो 301 बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन होता है। ये बात करता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंटेड। ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना जिसकी मृत्यु कारित करने की आपकी इंटेंशन नहीं थी। तो क्या होता है कि अमन और नमन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, तो अमन जाता है नमन के घर पे गन लेके उसे शूट करने। अब अमन जो होता है नमन पे शूट करता है और गोली उसे ना लग के उसके भाई बमन को लग जाती है, जिसे मारने का उसका इंटेंशन नहीं था अमन का, ना ही कोई नॉलेज थी कि भाई बमन को भी लग सकती है, और बमन की मृत्यु यहाँ पे कारित हो जाती है। तो अमन की लायबिलिटी क्या होगी? तो प्राइमा फेसी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंस रिया नहीं था, सिंस इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी अमन की बमन को मारने की, उसका कत्ल करने की, उसको डेथ कॉज करने की। तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या होगी, उसकी लायबिलिटी क्या होगी? तो उसकी लायबिलिटी डिपेंड करेगी सेक्शन 301 के ऊपर, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन वेयर डेथ वाज इंटेंडेड। तो जब कभी कोई व्यक्ति एक ऐसा एक्ट करता है जिससे वो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में अमन नमन की मृत्यु कारित करना चाहता था, तो उसने उस इंटेंशन के साथ में उसके ऊपर गन फायर करी। उस इंटेंशन के साथ में मेंस रिया का दूसरा पार्ट क्या होता है, या फिर उसको नॉलेज थी कि उससे नमन की मृत्यु हो सकती है, तो उसने ऐसा कुछ एक्ट किया।
उसने ऐसा कुछ एक्ट उस इंटेंशन और नॉलेज के साथ में किया, परंतु मृत्यु किसकी हुई, नमन की ना होकर बमन की हो गई, तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी ठीक वैसे ही समझी जाएगी मानो उसने उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज के साथ वो एक्ट किया हो जिससे बमन की मृत्यु हुई। ओके, तो ये होता है हमारा सेक्शन 301। इसे हम ट्रांसफर ऑफ मेलिस के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ मेलिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्ट्राइन होती है। मेलिस का मतलब क्या होता है, मेलिस का मतलब होता है बैड फेथ, बैड इंटेंशन, इल विल होती है किसी की आपके प्रति, तो उसे हम कहते हैं मेलिस, बैड इंटेंशंस। तो ट्रांसफर ऑफ मेलिस, तो ट्रांसफर ऑफ आपका इंटेंशन जो भी थी या नॉलेज जो भी था उसका ट्रांसफर हो जाता है। कैसे, आप चाहते थे कि आप नमन का मर्डर करें, अमन चाहता था कि नमन का मर्डर किया जाए, नमन को डेथ कॉज की जाए, उसके पास इंटेंशन थी, उसने उस इंटेंशन के साथ एक्ट करी, पर मृत्यु किसकी हुई, बमन की हुई। तो यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट था, इंटेंशन थी, तो उस इंटेंशन को हम ट्रांसफर कर देंगे, मानो अमन की इंटेंशन ऐसी थी कि वो बमन की ही मृत्यु कारित करना चाहता था और उसको भी पनिश फिर वैसे ही किया जाएगा। तो एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर मेंस रिया, जब भी कभी पर्टिकुलर मेंस रिया एब्सेंस होता है, जैसे यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की एब्सेंस थी, तो ट्रांसफर ऑफ मेलिस क्या कहता है, एक्ट वॉज डन विद गिल्टी माइंड अगेंस्ट द पर्सन हु सफर्ड लॉस। ट्रांसफर ऑफ मेलिस फिर ये कहता है कि जो आपका माइंड था, गिल्टी माइंड था, और सामने वाले व्यक्ति ने जिसने लॉस कारित किया, वो माना जाएगा कि आपने इंटेंशन और गिल्टी माइंड के साथ कॉज किया है। ऑल्दो वो प्रेजेंट नहीं था, पर ये डॉक्ट्राइन हमारी कहती है कि आपका जो मेलिस था वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के ऊपर। पर्सन शैल बी पनिश फॉर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो यहाँ पे आपको मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी या कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी, आपके फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फैक्ट्स कैसे जांचे जाते हैं, तो याद करिए कि मैंने आपको विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस बताया था, जिसमें कुछ चीज़ें देखनी होती है कि वेपन क्या यूज़ किया, इंजरी क्या कॉज की गई है। तो उससे आप पता करो कि डेथ का लाइकलीहुड है या सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर, इंटेंशन थी या इंटेंशन और नॉलेज दोनों थी, तो वो मर्डर हो जाएगा। तो जैसे ही इंजरी या ह्यूमन लाइफ को एक ग्रेटर डिग्री में रिस्क होता है, तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड की जगह मर्डर को हम यूज करते हैं और मर्डर के अंदर उसे पनिशेबल ठहराते हैं। एक केस था जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1991 का केस है ये। इसके अंदर फैक्ट कुछ ऐसे थे कि अक्यूज जो था उसका विक्टिम के साथ, इंटेंडेड विक्टिम के साथ में, जिसे वो मारना चाहता था, उसके साथ में झगड़ा था, वो उसके घर के बाहर पहुंचता है और गन फायर करता है। अब जो गोली होती है वो इंटेंडेड विक्टिम को तो लगती नहीं है, आशय मेरा था उस व्यक्ति को मारना, पर उसे गोली नहीं लगती, उसकी वाइफ को लग जाती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि अक्यूज इज पनिशेबल फॉर मर्डर अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस। ठीक है, तो 302 के लिए उसे लायबल ठहराया गया। तो अब आप 302 को पढ़ेंगे कैसे, तो 302/301, सिंस ये सेपरेट ऑफेंस नहीं है, एक ऑफेंस के साथ जुड़ के लगेगा, तो आप चार्ज ऐसे बनाएंगे। तो जैसे ही ऐसा चार्ज बनेगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ मेलिस का केस है, इंटेंशन किसी और की मृत्यु कारित करने की थी, मृत्यु कारित किसी और की कर दी, तो यहाँ पे इसको ऐसे पनिश किया जाएगा 302 में या 304 में। तो वो होता है आपका ट्रांसफर ऑफ मेलिस। ये डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और शॉर्ट आंसर्स में 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस कहाँ दी गई है, 301 में। तो ये सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर पे ही एप्लीकेबल होती है, नहीं, तो हम मिसचीफ पढ़ेंगे सेक्शन 425। मिसचीफ के प्रोविजंस में भी ट्रांसफर ऑफ मेलिस का काम आता है, वो भी यूज होती है। तो जब मैं मिसचीफ पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फिर से रेफर करूंगा ट्रांसफर ऑफ मेलिस की डॉक्ट्राइन पे। सो ये था 301। अब हम आगे देखते हैं, 302 हमने कवर किया था मर्डर की पनिशमेंट। 303 इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। लाइफ कन्विक्ट ने मर्डर कमिट किया तो उसकी पनिशमेंट थी पहले डेथ से, और कोई उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता था, उसको सीधा डेथ के लिए पनिश कर दिया जाता था। मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्री का क्वेश्चन बनता है। मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर स्ट्रक डाउन किया था 303 को, तो मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, ये कहते हुए कि ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 14 आर्टिकल के अंदर की इक्वलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को जो लाइफ कन्विक्ट है और उसको आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो डायरेक्टली मर्डर कमिट करने के ऊपर, तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है, जो डिफरेंशिएशन है वो वैलिड नहीं, किसी साइंटिफिक रीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसलिए आर्टिकल 14 के अंदर आप इक्वलिटी को ब्रीच कर रहे हो। तो एक वो था, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को ब्रीच कर रहे हो, सिंस आप उसको सीधा ही डेथ पनिशमेंट दे रहे हो विदाउट उसको चांस दिए कि भाई अपने को एक्सप्लेन करे और अपनी जो पनिशमेंट है उसे मिटिगेट कर सके। तो ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के वायलेशन में था, तो इसे स्ट्रक डाउन कर दिया मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है इस चैप्टर के अंदर वो होता है 304A। क्या कहता है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। आपने डेथ कॉज करी है बाय नेग्लिजेंस विच डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। तो पहले तो हम समझ लेते हैं ऐसा केस जब आपने डेथ कॉज करी है रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करते हुए विच डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। कोई भी एक्ट कल्पेबल होमिसाइड कब होती है, जब मेंस एरिया होता है इंटेंशन या नॉलेज का। तो आपने डेथ कॉज करी नेग्लिजेंट और रैश एक्ट करते हुए विदाउट द इंटेंशन और विदाउट द नॉलेज की आप जो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी की मृत्यु हो सकती है। नॉलेज होती तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता, अगर नॉलेज या इंटेंशन नहीं है तो 304 ये लगता है नेग्लिजेंट या रैश एक्ट के अंदर। डेथ इज कॉज बाय डूइंग अ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, पनिशमेंट आपका 2 साल फाइन या बोथ।
ठीक है, 2 साल के लिए आप इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो या फिर फाइन या फिर दोनों ही। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भाई रैश क्या होता है और नेग्लिजेंट क्या होता है। तो रैश का मतलब तो ऐसा होता है कि आप कोई डेंजरस काम करते हो, रिस्की काम करते हो और आपको वो काम करते पता होता है कि इससे रिस्क है आसपास की लाइफ को और कोई भी इससे अफेक्ट हो सकता है, पर आप ये उम्मीद करते हो कि वो जो रिस्क है वो एक्चुअल में अराइज ना हो, वो इंस्टेंस है वो एक्चुअलाइज ना हो, रियलाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के साथ रात में कार में अपनी सिटी के अंदर घूमने निकले, अपनी सड़कों पे घूमने निकले और तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे। अब यही ये दिन का समय होता तो आप उतनी तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाते, रीज़न बीइंग लोग सड़कों पे होते हैं, काम कर रहे होते और आपका एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन आपने रात में गाड़ी तेज़ी से उन्हीं नैरो सड़कों पे भगाई। तो आप ये जानते हो कि इस सड़कों पे गाड़ी इतनी तेज़ी से चलाना रिस्की हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो एक्सीडेंट हो सकता है और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं, सड़क भी इतनी पतली है और मैं इतना तेज़ी से चला रहा हूँ कि मैं सही समय पे रोक भी नहीं पाऊंगा, कोई ब्रेकर्स वगैरह भी नहीं है, तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। ये आपकी नॉलेज होती है, आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, दैट एनी हार्म मे बी कॉज्ड। लेकिन आप क्या चाहते हैं? वाइल होपिंग दैट सच हार्म इज नॉट कॉज्ड। आप ऐसा चाहते हैं, आपकी उम्मीद ये होती है कि चलो भाई हम मजे तो कर रहे हैं, हम घूम तो रहे हैं, पर उम्मीद यही है कि कोई सामने आए ना और एक्सीडेंट ना हो, हमारी होप ही है। तो ये होता है रैश एक्ट करना। रैकलेसली कोई एक्ट करते हो जब आप, तो उसे हम रैश एक्ट कहते हैं। आपको पता है हार्म है, हो सकता है, रिस्क है, लेकिन आप ये उम्मीद करते हो, ये होप करते हो कि ऐसा हार्म कॉज ना हो, ऐसा कोई रिस्क जो है एक्चुअलाइज ना हो। नेग्लिजेंट का मतलब लैक ऑफ प्रॉपर केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हाईवे पे आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि हाईवे पर एक कार की एक ट्रॉली से टक्कर हुई। तो ट्रॉलीज में यूजुअली क्या होता है, पीछे जो रियर लाइट होती है ना गाड़ियों की, वो ट्रॉलीज में नहीं होती है, जिसके चलते जो पीछे से कार वाला ड्राइवर होता है उसको पता नहीं पड़ता सामने कोई व्हीकल है या नहीं रात के समय में। सिमिलरली आप ये भी देखते हैं कि जब हाईवे के ऊपर चलते हुए आप कई बार ट्रकों को देखते हैं जिनका ब्रेकडाउन हो जाता है, उनके टायर्स खराब हो जाते हैं, इंजन खराब हो जाता है, तो जो स्टाफ वाले वो लोग होते हैं वो बैरिकेड्स लगा के उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो हाईवे पर ही ट्रक खड़ा होता है। अब ऐसे में सिंस वो लाइटें नहीं जल रही है वहाँ पे, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है? नेग्लिजेंट एक्ट किसकी है? ड्यूटी किसकी थी? ट्रॉली ड्राइवर की। जो ड्राइवर था वो चला रहा था सामने बड़ा व्हीकल, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी रियर लाइट्स को ठीक करा के रखे ताकि पीछे से आने वाले पैसेंजर्स को पता चल सके। तो यहाँ पे उसके पार्ट पे लैक ऑफ प्रॉपर केयर था। ठीक है, जो मैंने दूसरा इंस्टेंस दिया, अब जैसे ट्रक वाले जो ड्राइवर लोग थे, उनका स्टाफ था, वो बैरिकेड लगाना भूल जाता है, बैरिकेड्स नहीं लगाते, और पीछे से आने वाले व्यक्ति को लगता है कि गाड़ी चल रही है, धीरे चल रही है, लेकिन गाड़ी खड़ी होती है और वो गाड़ी में ठोक देता है, एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अगेन लैक ऑफ प्रॉपर केयर होता है आपके पार्ट पे। आपकी ड्यूटी थी कि आप बैरिकेड्स लगाएं जिससे सामने आने वाले व्यक्तियों को पता पड़े कि भाई यहाँ पे गाड़ी खराब हो रखी है, धीरे से निकले और डाइवर्जन लेके निकले, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया, तो आपके पार्ट पे नेग्लिजेंट एक्ट थी। अब रैश और नेग्लिजेंट एक्ट सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त या फिर एक्सीडेंट्स में ही डील नहीं करता है, ये हर तरीके का रैश और नेग्लिजेंट एक्ट हो सकता है। जैसे हमने याद करिए एक्सीडेंट के केस में सेक्शन 80 के प्रोविजन में हमने पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है, उसकी एक्स का हैचेट जो होता है उड़ के किसी व्यक्ति को लग जाता है। अब अगर वो उस चीज़ को चेक ना करता, अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक ना करता और अपने काम पे चला जाता है, तो ये उसके पार्ट में नेग्लिजेंट एक्ट होती है, डेट इज विदाउट प्रॉपर केयर। तो एक नेग्लिजेंट एक्ट होती है और उसके चलते किसी की मृत्यु कारित होती है, तो वो भी 304A के अंदर लायबल होगा। तो मेरा ये कहने का आशय था इस एग्जांपल से कि ये सिर्फ एक्सीडेंट के केसेस में नहीं लगता है, ये अलग अलग नेग्लिजेंस के केसेस में भी लग जाता है। मेडिकल नेग्लिजेंस जो आप पढ़ते हैं उसे हम कभी और दूसरे लेक्चर्स में एक सेपरेट टॉपिक लेके पढ़ेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो भी 304A के अंदर ही पनिशेबल होती है, क्योंकि इंटेंशन और नॉलेज नहीं होता है आपके पार्ट में, नेग्लिजेंस होती है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर होता है, ब्रीच ऑफ कोई ड्यूटी होती है आपके पार्ट पे, और उसकी वजह से वो इंस्टेंस हो जाता है, डेथ कॉज हो जाती है, तो आप 304A के अंदर लायबल होते हो। अब इसके केसेस क्या थे? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलविंदर सिंह 2012 के केस है। इसके अंदर 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताए गए 304A के। पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित होनी चाहिए, डेथ मस्ट बी कॉज्ड। ठीक है, दूसरी बात यह है द अक्यूज्ड मस्ट हैव कॉज्ड द डेथ, जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसके द्वारा ही डेथ कॉज की गई होनी चाहिए। और तीसरा, सच एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड वाज रैश एंड नेग्लिजेंट दैट इट डिड नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। ऐसी एक्ट थी कि वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट थी, पर वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं थी। कल्पेबल होमिसाइड कैसे होता है? मेंस रिया के थ्रू होता है। वो मेंस रिया एब्सेंट था, वो नहीं था, इंटेंशन नहीं थी मृत्यु कारित करने की, ना ही मुझे पता था कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे मृत्यु हो सकती है। तो ये है मतलब कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, एक और केस है हमारा, लास्ट केस है इस प्रोविजन का, वो है चेरुपिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 का ये केस है। इसके अंदर जो अक्यूज्ड पर्सन होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ट्रेसपासर से लाइव वायर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनमें छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बिछा देता है। अब कोई व्यक्ति आता है, इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर जाता है, क्योंकि चांसेस थे, वोल्टेज इतना ज़्यादा था। तो कोर्ट ने कहा कि चार्जिंग वायर विथ सच हाई वोल्टेज अमाउंट्स टू अ रैश एक्ट। इसमें इतनी रैश एक्ट थी
आपके पार्ट पे साफ डिसरिगार्ड दिख रहा था सामने वाले की लाइफ के लिए, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए, डिसरिगार्ड था आपके पार्ट पे, रेकलेस एक्ट थी। ना ही आपने अपनी प्रॉपर्टी के बाहर कोई बोर्ड लगाया जिससे हमें पता पड़े कि लाइव वायर है, ना ही आपने कोई और वार्निंग का सिस्टम बताया कि जिससे हमें पता पड़े कि भाई लाइव वायर है जिससे हमारी जान जा सकती है। कोई व्यक्ति आया और इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंस अराइज हुआ तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया गया 304A के अंदर रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के लिए, जिसमें आपने डेथ कॉज करी। तो एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें एक्सीडेंट के अलावा भी जब आप नेग्लिजेंट होते हैं तो वो केसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 304A। 304B के अंदर जब आप देखेंगे तो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं एविडेंस एक्ट में। 113B के अंदर जब बात की थी प्रिजम्पशन की विद रिस्पेक्ट टू दोहरी डेथ, तो उसमें कहा गया था कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज होते हैं तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम की हस्बैंड या रिलेटिव ने ही दोहरी डेथ कॉज की है। शैल प्रिज्यूम की बात की गई थी, रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की गई थी। ठीक है, 304 भी क्या कहता है, दोहरी डेथ की बात करता है। रीड विद सेक्शन 113 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है तो आप उसको साथ में पढ़ के देखना। ये 1986 के अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए थे। इनका ऑब्जेक्ट क्या था, तो उस समय दोहरी डेथ के केसेस प्रेवलेंट थे, उसे रोकने के लिए ये केसेस लाए गए थे। और इसके अंदर जो हमने प्रिजम्पशन लिया, उपधारणा करी कोर्ट ने कि भाई अक्यूज्ड अगर ये दोषी पाया जा रहा है, मतलब अक्यूजेशन लगाया जा रहा है तो वो लायबल होगा। ये प्रिजम्पशन क्यों किया गया था, टू काउंटर डिफिकल्टीज ऑफ प्रूफ बाय क्रिएटिंग प्रिजम्पशंस, क्योंकि साबित करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डिमांड थी या नहीं थी। तो अब हमने बर्डन ऑफ प्रूफ ही शिफ्ट कर दिया, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर हमने पढ़ा था 113 भी, बर्डन ऑफ प्रूफ हमने शिफ्ट कर दिया ताकि हम इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सके कि हमारे पास प्रूफ नहीं आ रहा था, डिफिकल्टी ऑफ प्रूफ करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था, तो हमने सामने वाले के ऊपर बर्डन डाल दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। अब जो इस सेक्शन 304 के इंग्रेडिएंट्स है उन्हीं को शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसका प्रोमिनेंट केस है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1991 के अंदर कोर्ट ने रीइटरेट किया था। तो कोर्ट ने क्या कहा था, डेथ ऑफ वुमेन इज कॉज्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी और अकर्ड इन सर्कमस्टेंसेस विच आर नॉट नॉर्मल। जलने के कारण ऐसी कोई बॉडीली इंजरी हुई या फिर और कोई ऐसा सर्कमस्टेंस जो नॉर्मल नहीं था। ठीक है, अगर एक वुमेन होती है अपनी शादी के 7 सालों के अंदर किसी अनसर्टेन सर्कमस्टेंस के कारण मर जाती है, तो ये प्रिजम्पशन उठता है कि भाई क्या कारण रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप यंग एज के अंदर अगर आप हेल्दी हो तो आपकी डेथ नहीं होगी। तो अगर कोई अननेचुरल सर्कमस्टेंस के चलते आपकी डेथ हुई है, नॉट नॉर्मल कॉज के चलते, तो वहाँ पे एक डाउट उठता है। ठीक है, इट इज शोन दैट सून बिफोर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये वापस से सून बिफोर डेथ हमने तब भी पढ़ा था 113B में, और हम आज भी वापस सेम केस ही लेंगे। फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ दोहरी, इट इज कॉल्ड दोहरी डेथ। जब कभी किसी महिला की मृत्यु कारित की जाती है 7 साल के अंदर शादी के, बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी या अदर कॉजेज विच आर नॉट नेचुरल, और सून बिफोर और डेथ, उसकी डेथ से कुछ समय पहले ये पाया गया था कि उसे डिमांड की गई थी दोहरी की, या उसके कनेक्शन में कोई और डिमांड की गई थी और फिर उसकी मृत्यु हुई, तो हम इसे समझेंगे कि दोहरी डेथ कारित की गई है। ये प्रिजम्पशन आपको 113B में मिलता है, 304B के साथ में आपको पढ़ना होता है। 113B में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ईयर्स की कोई बात नहीं की गई है कि 7 साल है या 15 साल है, यहाँ पे 7 साल की बात की गई है। तो अगर आपको ऑफेंस बनाना है 304B के अंदर तो आपको 7 साल के अंदर डेथ कॉज करनी पड़ेगी, और अगर 7 साल के बाहर की डेथ कॉज की गई है तो 113B का प्रिजम्पशन तो रहेगा, पर सेक्शन 304B के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा कि कब डेथ कॉज की गई थी। ठीक है, दोहरी क्या होता है, सेक्शन 2 दोहरी प्रोहिबिशन एक्ट बताता है कि जब एक पार्टी टू द मैरिज, दूसरी पार्टी जो मैरिज की होती है, जैसे हस्बैंड की साइड और वाइफ की साइड जो भी होते हैं, उनमें से कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कुछ देती है एवज में, कि भाई शादी की एवज में कुछ दिया जाता है तोहफा कह के, तो उसे हम दोहरी कहते हैं। ये बिफोर मैरिज हो सकता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज हो सकता है, आफ्टर मैरिज हो सकता है। ठीक है, पनिशमेंट क्या है, नॉट लेस देन 7 years अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि पनिशमेंट इतनी हल्की क्यों है, जब कल्पेबल होमिसाइड होता है, मर्डर होता है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट आप डेथ दे देते हो, लेकिन दोहरी डेथ के इंस्टेंस में आप 7 साल ही क्यों दे रहे हो और फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम। तो इसका कारण ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना यहाँ पे, वो अक्यूज्ड के ऊपर है। अगर प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है तो वो अच्छे से केस एस्टेब्लिश करेगा, 100% केस एस्टेब्लिश करेगा, तो वहाँ पर हम अच्छे से उसको गिल्टी पाकर सही सजा दे सकते हैं, सब कुछ केस के फैक्ट सर्कमस्टेंसेस जांच कर, लॉ लगाकर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है अक्यूज्ड के ऊपर होता है, तो सिंस अक्यूज्ड के ऊपर है और प्रोसिक्यूशन का काम कम हो जाता है, तो जो फुल प्रूफ केस एस्टेब्लिश करना होता है वो नेसेसरी नहीं रह जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लकूना रह जा सकता है, तो उससे बचने के लिए कि हम गलती करके कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस पनिशमेंट ना दे दें, तो हम 7 साल की सज़ा देते हैं। और अगर आपको लगता ही है कि भाई सज़ा तो बनती है और क्राइम इन्होंने ही किया है, तो आप 7 साल की ना देकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दीजिए, आपको मना नहीं किया है। लेकिन अगर डाउटफुल होता है, पता है कि ऑफेंस किया, लेकिन फुल प्रूफ ऑफ सेट्स ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस नहीं एस्टेब्लिश हो पाए हैं, लेकिन ये क्लियर है कि भाई ऑफेंस उन्होंने ही किया है, और फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ये बताते हैं
कि इतना ग्रेव कॉन्सिक्वेंस, इतना ग्रेव उन्होंने रियलाइज नहीं किया था कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, या फिर इतना ग्रेव उन्होंने इंड्यूसमेंट नहीं दिया था, तो आप सजा कम दे सकते हैं, तो आपके पास डिस्क्रिशन है। हीरा लाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो हमने सून बिफोर डेथ को तब भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ते हैं, तो ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट लगता है, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट ये कहता है कि डेथ में और डॉरी की डिमांड में कनेक्शन होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब ये 2 महीने पहले की गई हो, 4 महीने पहले, बस ये कि बहुत समय पहले ना की गई हो, कि 2 साल पहले की गई थी डिमांड डॉरी, उसके चलते झगड़ा हुआ था और आज इनकी डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर एक्यूजेशन लग रहा है कि हमने डॉरी डेथ कॉज की है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, प्रॉक्सिमेट टाइम होना चाहिए और रिलेशन होना चाहिए। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस राजगोपाल असावा 2004 का केस है। जो ऑब्जेक्ट होता है मैंने आपको बता दिया, ये प्रोविजंस लाने का ऑब्जेक्ट था, जो कॉम्बैट ऑफेंसेस ऑफ डॉरी किलिंग्स तब बहुत प्रेवलेंट हो गया था, और हम सुनते भी थे इनिशियली जब हम छोटे थे कि डॉरी डेथ के मामले काफ़ी होते थे, अब तो कम हो गए हैं विद टाइम, पर पहले काफ़ी हुआ करते थे। एंड टू काउंटर डिफिकल्टीज ऑफ प्रूफ बाय क्रिएटिंग प्रिजम्पशंस, तो प्रूफ लाने में भी डिफिकल्टी होती थी। ऐसे केसेस के अंदर प्रूफ बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई अक्यूज्ड है, उसने डॉरी की डिमांड करी, तो आप प्रूव कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो इसके लिए पहले एविडेंसेस लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो आप प्रिजम्पशन बना देते हो 113 बी के अंदर, 304 बी के साथ में पढ़ते हुए, और इसे ऑफेंस बना दिया, तो ये है इसका ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा डॉरी डेथ का पार्ट 113 बी के साथ में लिखेंगे तो आपका सफिशिएंट आंसर हो जाएगा, बहुत ही डिटेल्ड हो गया ये, और ये सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। तो 304 बी के बाद में हम देखेंगे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात की जाती है। तो अबेटमेंट को हमने पहले पढ़ लिया था पार्ट ए के लास्ट लेक्चर के अंदर, 107 से 120 तक बताया जाता है अबेटमेंट। और अबेटमेंट के अगर सेपरेट प्रोविजन दे रखे तो उनकी पनिशमेंट उन सेपरेट प्रोविजंस के हिसाब से ही दी जाएगी। तो 305 और 306 में अबेटमेंट की बात की जाती है। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड और इंसेन पर्सन, जो भी कोई व्यक्ति है जो 18 साल से कम का है, कोई इंसेन पर्सन, पागल व्यक्ति, इडियट है, ल्यूनेटिक है, पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन या डेलीरियस पर्सन। अब यहाँ पे आपको सबका मतलब पता है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा, इंसेन व्यक्ति, इडियट, या फिर पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ड्रंकन व्यक्ति। डेलीरियस पर्सन क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसकी मेंटल हेल्थ, मेंटल कंडीशन वीक होती है, जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जाता है, और जो किसी समस्या से जूझ रहा होता है, जो किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, जो व्यक्ति स्टेट में होता है, जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। आपने अक्सर अपनी लाइफ के अंदर अपने दोस्तों को या किसी ना किसी व्यक्ति को डेलीरियस स्टेट के अंदर देखा होगा कि मेंटल कंडीशन इतनी वल्नरेबल हो जाती है कि उसे आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं डेलीरियस पर्सन। और अगर आपने ऐसे व्यक्ति की सुसाइड को अबेट किया है तो पनिशमेंट क्या होगा? डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 years एंड फाइन। तो बहुत ही कम ऑफेंसेस में डेथ की पनिशमेंट मिलती है। हमने तो फिलहाल खाली मर्डर में ही देखी है, और यहाँ पे एक और है डेथ की पनिशमेंट। रीजन भी, आप ऐसे व्यक्ति की डेथ कॉज कर रहे हो जो एक्ट वो करने जा रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस समझने में असमर्थ है, ठीक है। और असमर्थ क्यों? इन कारणों की वजह से वो समझ नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 305 है। 306 कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर आपने सुसाइड को अबेट किया और सामने वाले व्यक्ति ने सुसाइड कमिट कर ली तो आपकी पनिशमेंट होती है 10 years एंड फाइन। तो ये सेपरेट प्रोविजन है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोविजन है, ये जनरल प्रोविजन है। यूजुअली बाय इंस्टिगेशन। अब क्या होता है कि सुसाइड का अबेटमेंट किया जाता है इंस्टिगेट करके, बढ़ावा देके, अगले व्यक्ति को उकसाकर, ठीक है। सच सर्कमस्टेंसेज अराइज फॉर द विक्टिम दैट ही थिंक्स दैट नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट। ऐसे सर्कमस्टेंसेज बना देना विक्टिम के चारों तरफ कि भाई उसे लगे कि दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। इसके अंदर केस है जगन्नाथ मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बाय द अक्यूज्ड इन सच अबेटमेंट और इंस्टिगेशन इज नेसेसरी। तो ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस होते हैं ना, इनके अंदर कन्विक्शन पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उसका कारण क्या है? ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बाय द अक्यूज्ड इन सच अबेटमेंट और इंस्टिगेशन इज नेसेसरी। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का पार्ट हमारा। और इनके अंदर कन्विक्शन पाना क्यों डिफिकल्ट है? तो ये मैंने आपको बताया कि भाई प्रूफ लाना कि भाई अगला व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व था या नहीं था, वो डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर दूसरी बात, ये प्रूव करना कि सफिशिएंट इंस्टिगेशन था कि हमको लगे कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस राइज हो सकता है। तो ये दोनों ही प्रूव करना डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है ऑल्दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का पार्ट। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे अटेम्प्ट के बारे में। हमने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट्स पढ़ ली, अब उनके अटेम्प्ट की पनिशमेंट पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी व्यक्ति का मैंने अटेम्प्ट किया मर्डर करने का, गन चलाई, गन उसको लगी नहीं, और अगर लगी तो वो मरा नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है? तो अगर पनिशमेंट इफ हर्ट इज कॉस्ट, अगर गन मैंने चलाई और सामने वाले व्यक्ति को सर की जगह कंधे पे लग गई और वो मरा नहीं, तो मेरी पनिशमेंट रहेगी अटेम्प्ट टू मर्डर। मेरा इंटेंशन था मर्डर कॉज करने का, लेकिन हो नहीं पाया, अटेम्प्ट टू मर्डर। इफ हर्ट इज कॉस्ट, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 years एंड फाइन, ठीक है। लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 years और फाइन। एंड फाइन का मतलब आप जहाँ पे भी देखेंगे ना, तो फाइन देना पनिशमेंट में जरूरी है। तो वो लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ फाइन होगा या फिर 10 years के साथ में फाइन होगा, ठीक है। और अगर हर्ट कॉज नहीं किया गया, गोली मैंने चलाई उसको लगी नहीं, तो क्या पनिशमेंट रहेगा मेरा? 10 years एंड फाइन। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हम वहाँ नहीं दे सकते। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसका केस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने गन चलाई, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लगी या नहीं लगी। अब वापस सिमिलर केस है, लेकिन यहाँ पे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था। तो हमने पढ़ा था
मर्डर के एक्सेप्शन नंबर 1 में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के चलते अगर कोई मैं एक्ट करता हूँ, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करता हूँ, तो मैं मर्डर के लिए पनिशेबल नहीं होगा, मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशेबल होगा। सिमिलरली अमन ने नमन को ग्रेवली प्रोवोक किया, उसने अमन ने नमन को बहुत सारी गालियाँ दी, उसके फैमिली मेम्बर्स को डेरोगेट किया, तो ये चलते उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, उसके पास गन थी, उसने चलाई और वो मिस हो गई। तो मिस होने के ऊपर तो हर्ट कॉज नहीं हुआ, 3 साल की सज़ा, और अगर उसने गोली चलाई और उसके सर की जगह वापस से कंधे पे लग गई और वो मरा नहीं, तो यहाँ पे हर्ट कॉज कर दिया तो 7 साल और फाइन की सज़ा। ठीक है, ये आपके पास अटेम्प्ट के पनिशमेंट्स आ गए। मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ में कि हिट हुआ, मिस हुआ और चोट पहुंची या नहीं पहुंची। अगेन कल्पेबल होमिसाइड वाला केस है, चोट पहुंची नहीं पहुंची, हिट हुआ नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी मैंने आपको बता दिया क्या पनिशमेंट्स रहेगी। 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब अक्सर आप जब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि 303 की तरह इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, पर ऐसा नहीं है, अभी भी ऑफेंस है। अभी चेंज क्या हुआ है, पनिशमेंट पहले हम देख लेते हैं। 1 साल की सजा आपको मिल सकती है, फाइन भी मिल सकता है, और दोनों भी। चेंज क्या हुआ है इसमें, तो हम ये देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्ट उसे को अब हमारे पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है, और उसके सेक्शन 115 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड को अटेम्प्ट करता है और बच जाता है, तो जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में था और उसकी मेंटल हेल्थ जो थी वो ठीक नहीं थी। तो ये प्रिजम्पशन लेगा कोर्ट, ये प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, पर्सन अटेम्प्टिंग सुसाइड अंडर स्ट्रेस और सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये कोर्ट के पार्ट पे प्रिजम्पशन होगा। और दूसरी बात, सरकार ने डायरेक्ट किया खुद को कि ऐसे व्यक्ति का केयर, ट्रीटमेंट और रिहैब हम प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसको सजा देने की जगह हम समझेंगे कि भाई उसको स्ट्रेस था, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी, और उससे डील करने के लिए हम उसे रिहैब और केयर और क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट सेक्शन 115। लेकिन अब यहाँ पर अगर प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश कर दे कि सामने वाले व्यक्ति को कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी लाइफ में, और उसकी मेंटल हेल्थ जो थी वो भी बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ रही थी, और फैमिली फ्रेंड्स भी यही बताते कि भाई मेंटली भी वो सही स्टेट ऑफ माइंड में था, तो ऐसे केस में ये ऑफेंस हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता है तो, और उसको सजा मिल जाएगी इस प्रोविजन के अंदर। तो हमारा जो लास्ट प्रोविजन होता है वो होता है थग का। थग कौन होते थे, तो आपने डाकू सुने होंगे, पहले दोनों हम थग भी कहते थे, पुराने लोग थग के नाम से कहते थे डाकू को, और डकैती वगैरह करने वाले लोग जो अक्सर हैबिचुअली एसोसिएटेड विद वन अनदर फॉर द पर्पज ऑफ रॉबरी और चाइल्ड स्टीलिंग, और चाइल्ड स्टीलिंग और रॉबरी करते हुए मर्डर कमिट कर देते थे, तो उन्हें हम थग कहते हैं। तो जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रिवाइव्स होते हैं, तो हमने चंबल के डाकू वगैरह के बारे में सुना है। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति वहाँ से पासर बाय होते हैं, वहाँ से गुजर रहे होते हैं, मुसाफिर होते हैं, तो ये उन्हें मार के उनका सामान लूट लिया करते थे। तो ये पहले के ज़माने में काफ़ी प्रेवेलेंट होता था मध्य प्रदेश और यूपी में, अभी नहीं चलता है इतना। पर्सन हैबिचुअली एसोसिएटेड विद एनी अदर फॉर द पर्पज ऑफ रॉबरी, चाइल्ड स्टीलिंग अकम्पनीड विद मर्डर। चाइल्ड स्टीलिंग रॉबरी के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ ऑफेंस कर रहा है, साथ में मर्डर होना जरूरी है इस ऑफेंस के लिए, और इसकी पनिशमेंट क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। तो ये था हमारा सेक्शन 311। अब हमने पहले ब्लॉक को पढ़ लिया है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, सेक्शन 16 चैप्टर 16 के। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगले वीडियो में हम आगे कैरी करते रहेंगे हमारे इस चैप्टर को, जो है चैप्टर 16। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के ऊपर समझ मिली होगी। हमने आज क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ मेलिस के बारे में हमने समझा कि कब व्यक्ति की इंटेंशन और नॉलेज नहीं होती और वो मृत्यु कारित करता है, तो यही समझा जाएगा कि दूसरे व्यक्ति की जिसकी मृत्यु कारित हुई है उसकी मृत्यु कारित करने का भी आपका इंटेंशन और नॉलेज था, आपकी जो मेलिस थी उसको ट्रांसफर करके उस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया गया। फिर हमने जो अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखा वो 304A था, रैश और नेग्लिजेंट का हमने मतलब समझा। बिना अपनी ड्यूटी को ब्रीच करते हो अगर आप कोई काम करते हो तो नेग्लिजेंट होता है, रैश काम करते हो तो आप उम्मीद करते हो कि जो रिस्क है वो अकर ना हो, ये आपका रैश एक्ट होता है। उसके ऊपर हमने केसेस पढ़े, हमने ये समझा कि कल्पेबल होमिसाइड से कैसे डिफरेंस है, मैनसरिया नहीं होता है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करते हुए, कल्पेबल होमिसाइड वाला इंटेंशन और नॉलेज नहीं होती है। अगला प्रोविजन 304B था, अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन, केस देखा हमने, उसके अंदर फिर हमने 113B से उसे रिलेट किया और हमने उसके प्रोविजंस को देखा। उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोविजन लाने का, तो दौरी डेथ से जो भी किलिंग्स हो रही थी, प्रेवेलेंट थी उस समय, उन्हें रोकना, और जो प्रूफ होता है लैक ऑफ प्रूफ को हमने रिवर्ट करना था, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ हमने बना दिया उसके लिए, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि अबेटमेंट टू सुसाइड, तो 305 और 306 हमने वो प्रोविजंस देखे, 306 जनरल और 305 में स्पेसिफिक केसेस है। पनिशमेंट हमने देखी 305 में डेथ की भी मिलती है। फिर हमने देखा अटेम्प्ट क्या होता है, तो 307-8 में हमने अटेम्प्ट देखे, और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी 309 में देखा। और मेंटल हेल्थ एक्ट जो भी आई है उसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई वो क्या प्रोवाइड करती है और करंट स्टेटस क्या है, तो वो जो है स्टिल एन ऑफेंस, पर मेंटल हेल्थ एक्ट को प्रेफरेंस मिलता है, और इस प्रोविजन के अंदर पहले उसे केयर और ट्रीटमेंट देने की बात की गई है। फिर हमने लास्ट में देखा कि थक कौन होता है और उनकी पनिशमेंट क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।